more than 1,000 scientists. More than 1 billion people. One aspiration. ये बात है उस समय की जब कड़ी मेहनत और परिश्रम के दम पर भारत पूरी दुनिया में अपना डंका बुलाता है। ये बात है 2008 की जब भारत पहली बार चंद्रयान 1 लॉन्च करता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. First time the scientists have launched with so many complex technologies they have used, and they succeeded. That is historical according to me. 2008 में चंद्रयान जैसा बड़ा मिशन लॉन्च करना भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। उसका रीज़न हम ना तो उस वक्त इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे और उस वक्त ना ही हमारे पास में इतना बजट था। मात्र 386 करोड़ के अंदर हमने चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। यहाँ तक कि इसके पार्ट्स को भी मैन्युफैक्चरिंग जोन से लॉन्चिंग जोन तक ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना चैलेंजिंग रहा होगा। हम ये इजीली कह सकते हैं कि चंद्रयान 1 के सक्सेसफुल होने की वजह से ही आज चंद्रयान 3 इतना सक्सेसफुल हो पाया है। चंद्रयान 1 के अंदर 2 चीजें थी। पहला था चंद्रयान 1 का ऑर्बिटर और दूसरा था मून इम्पैक्ट प्रोब। मून इम्पैक्ट प्रोब का आइडिया पहले इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के कहने पर मून इम्पैक्ट प्रोब को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। उसका रीजन एपीजे अब्दुल कलाम ने ये दिया कि जब हमारा ऑर्बिटर मून तक जा ही रहा है तो एक प्रोब भी हमें भेज देना चाहिए। मून के नॉर्थ पोल में मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश लैंडिंग करता है 2008 के अंदर। उसके बाद में वो वहाँ से डेटा सेंड करने लग जाता है और ऑर्बिटर बेसिकली क्या होता है जो मून के चारों तरफ घूमता है, और इम्पैक्ट प्रोब क्या होता है कि ये बेसिकली एक डिवाइस होता है जो मून के ऊपर चला जाता है और वहाँ से डेटा भेजता है। अब 2 साल तक इसको चलना था हमारे ऑर्बिटर को, लेकिन 1 साल के बाद में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मून इम्पैक्ट प्रोब जो होता है वो और जो हमारा ऑर्बिटर है वो डेटा सेंड करना बंद कर देता है। और यहाँ पर अगस्त 2009 के अंदर इसरो ऑफिशियली चंद्रयान 1 को एंड घोषित कर देता है। अब बात आती है चंद्रयान 1 हमारे लिए कितना यूजफुल रहा और क्या अचीवमेंट्स थे इसके। तो सबसे पहला तो इसने ये पता लगाया कि चांद के ऊपर पानी एग्जिस्ट करता है, जो चांद की सॉइल है उसके अंदर पानी एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़ चंद्रयान ने ये पता लगाई कि यहाँ पे जो यूजफुल मिनरल्स और जो मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये सब वहाँ की सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। ये चंद्रयान ने पता लगाया, चंद्रयान 1 ने। और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, लेकिन ये मेजर अचीवमेंट्स हैं। अब इंडिया अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर यहीं रुकता नहीं है, वो और आगे बढ़ता है और 2019 के अंदर हम लोग सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं चंद्रयान 2 को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. चंद्रयान 2 भी सेम मेथड फॉलो करता है जो चंद्रयान 1 ने किया था। बेसिकली अपने स्पेसक्राफ्ट को, अपने सैटेलाइट्स को मून तक पहुंचाने का या किसी भी दूसरे प्लैनेट या फिर किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट तक पहुंचाने का मेथड जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं बेसिकली। पहला मेथड तो ये होता है जिसके अंदर हम लोग सीधा सोर्स से डेस्टिनेशन, जैसे अर्थ से मून तक हम सीधा रॉकेट के थ्रस्ट से, यानी जो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल भरता है उससे हम लोग सीधा लेकर के जाते हैं मून तक। और दूसरा मेथड ये होता है कि हम लोग साइंस का यूज़ करते हैं, जो अर्थ की ग्रेविटी है और जो मून की ग्रेविटी है इनका फ़ायदा उठाते हैं और हमारे जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं उनको डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं। इसरो भी यही फॉलो करता है। इससे का क्या फ़ायदा होता है, इससे जो बजट होता है वो बहुत कम हो जाता है। चंद्रयान 2 का बजट, जिसके अंदर की लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों चीज़ें इंक्लूड थी, उसका टोटल बजट 978 करोड़ आया, जो कि किसी भी अगर हॉलीवुड मूवीज़ को अगर आप देखोगे तो उससे बहुत कम है।
इसके अंदर हमने स्पेस मिशन कर लिया। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है। वो जैसे ही अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचता है, जितने भी फ्यूल टैंक्स होते हैं और जितना भी अनयूजफुल चीज़ें होती हैं सैटेलाइट के अलावा, ऑर्बिटर और इन सब की चीज़ों के अलावा, वो सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और फ्री फॉल हो जाती है अर्थ पे वापस। और जो हमारी सैटेलाइट होती है वो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर घूमना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में एक हल्का सा थ्रस्ट देते हैं, हल्का सा इग्निशन देते हैं और उसके बाद में वो मून की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वो मून के ग्रेविटेशन फोर्स के पास में पहुंचती है, मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसे अपनी तरफ खींच देता है और वो जो सैटेलाइट होती है वो घूमना स्टार्ट कर देती है। अब चंद्रयान 2 के अंदर क्योंकि एक लैंडर भी था जिसका नाम विक्रम था, तो अब क्या होता है कि घूमते घूमते वो एक थ्रस्ट देता है, जो हमारा ऑर्बिटर होता है जो मून की चारों तरफ घूमेगा वो घूमता रहता है, उसी के साथ में वो अलग हो जाता है हमारा विक्रम लैंडर और वो मून के पास में बढ़ने लगता है। अब लैंडिंग करते वक्त यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और जो हमारा विक्रम लैंडर है वो क्रैश हो जाता है मून के सरफेस पे और जो कनेक्शन है उसको खो देता है। उसी के साथ ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होने लग जाती है इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान शुक्रवार देर रात चांद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर आकर खो गया। चांद की सतह की ओर बढ़ा लैंडर विक्रम का चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया। और इसके साथ साथ इंडिया को बहुत ह्यूज क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। चंद्रयान थोड़ा खराब लैंड हुआ तो वहां के एक बड़े पत्रकार है, उसने मेरे को ट्वीट कर दिया और भाई शायर आजम उतर गया जहाज। मैंने उसको पलट के ट्वीट करा, वो ब्लॉक करके भाग गया। भाई चंद्रयान 1 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा तू तो रहने दे, क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। लेकिन इंडिया यहाँ रुकता नहीं है, फिर से ठानता है और चंद्रयान 3 की तैयारी करने लग जाता है। तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल की तरफ अपना सफर शुरू करता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। अब हम लोगों ने सुना है कि चंद्रयान 1 को नॉर्थ पोल पे भेजा गया था, चंद्रयान 2 को साउथ पोल के लिए रेडी किया गया था, वो फेल हो गया वहाँ पे, लेकिन उसे भेजा वहीं गया था। उसके बाद में चंद्रयान 3 को भी साउथ पोल में भेजा गया है। तो क्या रीज़न है कि हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही हम लोग लैंडिंग करवाना चाह रहे हैं मून के? उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप अर्थ को भी कंसिडर करोगे तो यहाँ भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है, बर्फ़ में ढका रहता है 12 महीने। तो इस तरीके के एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर अलग अलग तरीके के यहाँ पे स्पीशीज़ पाई जाएंगी, अलग अलग तरीके के मिनरल्स, अलग अलग तरीके के मेटल्स, अलग अलग तरीके के जानवर, अलग अलग तरीके की कंडीशंस जो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर पले बड़े होंगे, बैक्टीरिया, ये सब वहाँ पे मिलेंगे। तो इन सब का टेस्ट करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है किसी भी कंट्री के लिए। अगर आप एक बात सोचो कि अगर कोई रेयर अर्थ मटेरियल है, कोई भी रेयर अर्थ मटेरियल अगर वो चांद पे मिल जाता है हमको, तो हम लोग वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं, जो कि अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम लोग उसको इजीली एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से यहाँ ला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से इस तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को प्रेफर किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 एग्जैक्ट वहीं लैंड करेगा जहाँ पे चंद्रयान 2 फेल हो गया था। सेम लोकेशन है, सेम लोकेशन पे चंद्रयान
3 को लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद में ऑर्बिटर क्या पर्पस सर्व करता है, हमने ये तो देख लिया कि लैंडर और रोवर क्या करते हैं, कि वहाँ पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके बारे में देखते हैं। उसके बाद में वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में देखते हैं, वाटर प्रेजेंट है या नहीं है, और हवा कैसी है वहाँ पे, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स, जो रेयर मिनरल्स हैं वहाँ पे, रेयर एनिमल्स हैं, ये सब चीज़ें उनको देखते हैं। और इसके साथ जो हमारा रोटर होता है जो कि रोटेट करता है ऑर्बिट के अंदर, जो ऑर्बिटर होता है हमारा, उसका क्या पर्पस होता है? उसका पर्पस ये होता है कि वो मून की 3D मैपिंग करता है। जैसे अर्थ के अंदर जैसे गूगल मैप्स होते हैं, उस तरीके से मून की 3D मैपिंग, ताकि अगर कभी भी हमको कोई भी जैसे कि ह्यूमन उसको वहाँ पे भेजना हो या फिर इस तरीके की कोई भी आगे मिशन हो हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन, मून एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, तो उसके अंदर बहुत आसानी से उन्हें कंडक्ट कराया जा सके। तो ये रीज़न होता है उसको भेजने का। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का और उसे मून तक पहुंचाने का जो टोटल बजट इसरो को पड़ा है, वो पड़ा है 615 करोड़ का। वहीं अगर आप इसको आदि पुरुष के साथ में कंपेयर करोगे तो आदि पुरुष मूवी की टोटल मेकिंग कॉस्ट 715 करोड़ थी, 715 करोड़। और 700 करोड़ के बावजूद भी इतने खराब VFX और इतनी खराब स्टोरी, इतने खराब डायलॉग डिलीवरीज। चंद्रयान 3 अपना मिशन 24 अगस्त 2023 को कंप्लीट कर लेगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।